हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो इसी बात पे कर दो वीडियो को लाइक और फिर करते हैं हम क्वेश्चन आगे स्टार्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो करेंगे हम लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम। आपको यहाँ पर वन शॉट दिखाई दे रहा होगा, वो मैं एडिट करना भूल गया हूँ और कुछ नहीं है। क्वेश्चंस उसके अंदर चेंज है, जो आपने क्वेश्चन वन शॉट में देखे थे तो वो वाले क्वेश्चन इसमें नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंट है। तो क्वेश्चन जब हम यहाँ पर करेंगे तो इसमें कहता है कि द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी शोन इन द फिगर जेड बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर क्या होगी ये आपको बताना है। तो आप फिगर के अंदर आप देखोगे, अगर आपको थोड़ा ढंग से दिखाई दे रही है फिगर तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है 0,4, ये पॉइंट 0,4 है, फिर ये तो 0,0 है ही, ये 12,0 है और इधर 12,6 है। तो ये चार आपको कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं। एक्चुअली एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर भी होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि शेडेड पोर्शन तो ये है। द फिजिबल रीजन दिस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? और फिगर के अंदर तो हमें दे ही नहीं रखा। 12,8 मान लेते हैं, चलो 12,8 मान लेते हैं। हो सकता है कि फिगर में वहाँ मिस प्रिंट हो रखा हो। तो अब यहाँ से इन पॉइंट्स पर आप वैल्यू निकालेंगे, z की आपको वैल्यू बतानी है। अब z आपके पास है 3x - 4y। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले आप पुट करो 0,0। तो 0,0 पे तो z की वैल्यू 0 ही आएगी एट 0,0। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,4। इस पे z की वैल्यू कितनी आएगी? तो z की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आप 4 पुट करोगे जब 3x - x की जगह 0 -4 इंटू में 4 तो -16। उसके बाद पॉइंट है हमारे पास 12,6। 12,6 पे अगर हम पॉइंट पुट करते हैं तो 3 इंटू में 12 -4 इंटू में 6। तो 12 3 36, 6 4 24, 36 - 24 तो यह आ जाएगा 12। और फिर उसके बाद जो पॉइंट है 12,8, यहाँ पर हम निकालते हैं 3 इंटू में 12 -4 इंटू में 8। तो 12 3 36, यहाँ से आ जाएगा 32, ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 4। तो अब यहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू वाइज फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू आप दिखाई दे रही है क्लियरली कि भाई 12 मैक्सिमम वैल्यू है, तुम्हारा ऑप्शन बनेगा इसमें बी। नेक्स्ट में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इफ एन एलपीपी एडमिट 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन इट हैज़ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एलपीपी के अंदर अगर आपके पास 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन आते हैं तो उसमें जितने भी आप सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें मैं कहता हूँ कि भाई इस पर और इस पर, इन दोनों पर जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। तो यानी 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गए। तो इसका मतलब ये होगा कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट आएंगे वो सभी आपको मैक्सिमम वैल्यू ही देंगे। तो अब इस लाइन पे कितने पॉइंट आएंगे अगर वो निकालने बैठेंगे तो भाई नहीं निकाल सकते हम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कंस्ट्रेंट दिस एंड दिस। z आपको ये दिया हुआ है, वेयर p and q greater than 0 condition on p and q so that the minimum of z occur at 3 0 and 1 2। ये कह रहा है जो ग्राफ है आपके पास, जो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं उनका जो कॉर्नर पॉइंट है वो आपको 0 3 1 1 3 0 और ये 3 पॉइंट आपको कॉर्नर के दे रखे हैं। इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू इन दोनों पॉइंट पर आ रही है। तो इन दोनों पॉइंट पर आने का मतलब है सेम ही वैल्यू आ रही है। तो अब उसमें p और q की कंडीशन क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कि जो 3 0 आपको दे रखा है, ये 3 0 पॉइंट आप पुट करो z के अंदर एट 3 0। तो z की वैल्यू आएगी आपके पास p इंटू में 3 और 0 इंटू में q, q इंटू में 0। तो क्या आ जाएगा, 3p आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट है 1 1, इसको जब आप पुट करोगे तो आ जाएगा p इंटू 1 प्लस में q इंटू 1 यानी p प्लस q। अब ये कह रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू आ रही है
वो इन दोनों पॉइंट्स पर आ रही है, मतलब दोनों पर वैल्यू सेम आएगी। तो सेम आएगी तो आप 3p को इक्वल रखो p प्लस q के। p को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 2p बन जाएगा और ये आ जाएगा q आपके पास आंसर। ये आपके पास कंडीशन देखो कहाँ पर है, 2p इक्वल्स टू q। ऑप्शन नंबर डी में कंडीशन दी हुई है। एनी फिजिबल सॉल्यूशन विच मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड। कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन जो कि मैक्सिमाइज करता है या मिनिमाइज करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, जिस पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकलती है। तो एलपीपी में भी ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि एलपीपी में से एमसीक्यूज नहीं आएंगे। 8 नंबर का ये टॉपिक है और 8 नंबर में से एक क्वेश्चन तो लेंथी में आना ही आना है, या तो 4 में या 5 में तो आना ही आना है। उसके अलावा जो नंबर रह जाते हैं उसमें आपसे फॉर्मुलेट करने को एलपीपी बोल सकता है, या फिर कुछ ऐसे एमसीक्यूज में भी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कहता है इधर क्वेश्चन के अंदर कि एक रिटायर्ड पर्सन है, उसको इन्वेस्ट करना है कितना अमाउंट, अप टू ₹20,000, इतना अमाउंट उसको इन्वेस्ट करना है। हिज ब्रोकर रिकमेंड इन्वेस्टिंग इन 2 टाइप ऑफ बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी। अब उनके ब्रोकर ने बताया कि भाई ऐसे इन्वेस्ट मत कर देना, इन्वेस्ट करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि इन 2 बॉन्ड के अंदर आप इन्वेस्ट करो और उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ए पर तो मिलेगा 8% का इंटरेस्ट और बी पर मिलेगा 7% का इंटरेस्ट, तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल रहा है। आफ्टर सम कंसिडरेशन, और उसके बाद उसने थोड़ा बहुत सोचा कि ब्रोकर ने ये बताया मुझे उसमें डालना चाहिए पैसा नहीं डालना चाहिए। वो सोच विचार करने के बाद उसने सोचा, उसने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹5,000 इन बॉन्ड ए, कि भाई मैं बॉन्ड ए में कम से कम 5,000 रुपये तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। एंड नो मोर देन ₹8,000 इन बॉन्ड बी, और बॉन्ड बी के अंदर 8,000 से ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, ठीक है, बॉन्ड बी में इंटरेस्ट कम मिल रहा है शायद इसलिए। ही ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट एटलीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए एज इन बॉन्ड बी, और वो कहता है कि भाई जितना मैं बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ ना, कम से कम उतना मैं बॉन्ड ए में भी इन्वेस्ट करूँगा। अगर बॉन्ड बी में मैं कहता हूँ कि मैं 6,000 लगा रहा हूँ तो कम से कम मैं बॉन्ड ए में भी 6,000 लगाऊंगा, ज़्यादा भी लगा सकता हूँ लेकिन मिनिमम की लिमिट तो ये है। तो अब आपको ये बताना है कि उसको अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, इसके लिए हमें फॉर्मुलेट करना है। अब यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्मुलेट, यानी आपको सॉल्व नहीं करना, आपको मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकालना, आपको सिर्फ कंस्ट्रेंट्स इसके फाइंड करने हैं। तो अब देखो जो बॉन्ड ए में है वो आप मान लो कि भाई इन्वेस्टमेंट आपने करी, लेट इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ए एंड बी एक्स, ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो आपको इस तरह से मेंशन करना है कि आपको x क्या लेना है, y क्या लेना है। अब कंस्ट्रेंट पर आओ, कंस्ट्रेंट में उसने दिया, सबसे पहले उसने कहा कि भाई मेरे पास 20,000 रुपये हैं, उससे ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। यानी वो दोनों बॉन्ड में जो पैसा लगा रहा है वो दोनों मिलाकर 20,000 से कम ही होंगे, ठीक है, या इससे कम होंगे या उसके बराबर होंगे। उसके बाद फिर आगे क्या उसने बोला, ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना उसे, ये तो इंटरेस्ट कम आ रहा है, नहीं प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये तो जेड में चला जाएगा। आफ्टर सम कंसिडरेशन ही डिसाइड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹5,000 इन बॉन्ड ए। बॉन्ड ए के अंदर उसको कम से कम 5,000 रुपये लगाने हैं। तो बॉन्ड ए में कितने लगाने थे, एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू है कम से कम 5,000 होगी, एटलीस्ट में हमेशा ये साइन रहेगा। और बॉन्ड बी में 8,000 से ज़्यादा नहीं लगाने, मतलब वाई में, ये आपके पास सेकेंड कंस्ट्रेंट हो गया, वाई के अंदर जो वैल्यू होगी वो 8,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 8,000 तक हो सकती है या उससे कम हो सकती है। ही ऑल्सो वॉन्ट टू इन्वेस्ट एटलीस्ट एज मच इन बॉन्ड ए एज इन बॉन्ड बी, जितने वो बॉन्ड बी में लगा रहा है उससे उतना ही कम से कम बॉन्ड ए में भी लगाएगा, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लो 6,000 लगा रहा है तो यहाँ भी कम से कम 6,000 तो हो गई, यहाँ पर अगर 8,000 लगा रहा है तो यहाँ भी 8,000 तो हो गई। यहाँ पर वैल्यू बढ़ सकती है लेकिन y की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 8,000 ही है, उससे ज़्यादा नहीं जाना। तो ये बनेगा आपके पास फोर्थ कंस्ट्रेंट। इसके अलावा जो हमारे इनविजिबल कंस्ट्रेंट होते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वो आपको हर क्वेश्चन में लिखने हैं, लेकिन इसमें आप x वाला छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइडेड है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5,000 होनी चाहिए। तो मतलब आप x वाले को छोड़ दो, लेकिन y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कंस्ट्रेंट आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि y में ग्रेटर देन वाली लिमिट नहीं दी है, ये लेस वाली लिमिट दी है, ग्रेटर देन वाली लिमिट नहीं है। अगर y की भी ऐसी दे रखी होती तो फिर हम इसको भी नहीं लिखते। तो ये बने आपके कंस्ट्रेंट। अब आ जाओ z पर। z में कह रहा है कि 7% का 8% का प्रॉफिट हो रहा है अमाउंट a पर, जो बॉन्ड a है उसमें। तो बॉन्ड a में हम लगाए x रुपये,
इस पर 8% का प्रॉफिट हो रहा है, प्लस y पर 7% का प्रॉफिट हो रहा है, तो z बनेगा 8/100x प्लस 7/100y। इस तरह से आप इसकी इक्वेशंस को फॉर्मुलेट कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो दो तरह के टीचिंग एड्स बना रही है, टीचिंग एड ए एंड टीचिंग एड बी फॉर द मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। ईच टाइप ऑफ ए रिक्वायर 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। जो टीचिंग एड ए है उसमें 9 आवर्स लगते हैं आपको फैब्रिकेटिंग के लिए, 1 आवर लगते हैं फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जब ये प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आएगा या डाइट वाले क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आप कोशिश करो कि आप उसको एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, तो उससे आपको कंस्ट्रेंट बनाने आसान हो जाते हैं। आप दो तरह के टीचिंग एड बना रहे हो, मान लेंगे टीचिंग एड आपको लिखना है वो लाइन में पहले, लेट द नंबर ऑफ टीचिंग एड एक्स ए बी एक्स एंड टीचिंग एड बी बी वाई। तो हमने यहाँ पर टीचिंग एड ए ले लिए, यहाँ पर टीचिंग एड बी ले लिए, इसकी क्वांटिटी होगी एक्स, इसकी क्वांटिटी होगी वाई। इसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, क्या क्या इस्तेमाल हो रहे हैं भाई, हमें चाहिए लेबर आवर चाहिए हमें किसके लिए, फैब्रिकेटिंग के लिए और फिनिशिंग के लिए। तो फैब्रिकेटिंग इन आवर्स और फिनिशिंग इन आवर्स। अब यहाँ से आप बड़े आराम से आप बस वैल्यू रखते जाओ, कंस्टेंट आपके बन जाएंगे। जो टाइप ए है उसमें लगते हैं 9 लेबर आवर्स एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। ईच टाइप ऑफ बी रिक्वायर्ड 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेयर आर अवेलेबल पर वीक आर 180 एंड 30। ये जो फैब्रिकेटिंग है उसके लिए आपके पास मैक्सिमम आर इतने अवेलेबल है, यानी जो फैब्रिकेटिंग आवर्स है इसकी जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 180 होगी और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 30 होगी। इससे ज़्यादा आवर्स आप यूज़ नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रेंट आपका बन गया 9x प्लस 12y लेस देन इक्वल्स टू 180। अब इसमें से 9 तो कॉमन नहीं निकलेगा, 3 कॉमन निकल जाएगा, तो 3x 4y और 60। ये बन गया आपका पहला कंस्ट्रेंट। अब दूसरे कंस्ट्रेंट पर चलते हैं, तो वो बन जाएगा x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। ठीक है, आगे उसके क्या कहते हैं, द कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹80 ऑन ईच टाइप ऑफ ए एंड ₹120 ऑन ईच टाइप ऑफ बी। हाउ मेनी पीसेज ऑफ टाइप ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू गेट ए मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये जो आपको दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है, यानी ये बनेगा आपके पास z फंक्शन। तो उससे पहले कंस्ट्रेंट में ये वाले कंस्ट्रेंट का भी मत भूल जाना, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब आप बनाएंगे z को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है यहाँ पर प्रॉफिट को। तो z बन गया 80x प्लस 120y। अब आपको इसको ग्राफिकली पहले शो करना है और फिर इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए पहले आप इसका बनाएंगे ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो कंस्ट्रेंट्स आपको दिए हैं इनको एज ए इक्वेशंस आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ग्राफ। ग्राफ में जब बनाओगे तो ये जो लाइंस वगैरह हैं इनमें प्रॉपरली एरो वगैरह सही से होने चाहिए आपके। पहले वाली जब लाइन है उसमें हम लेंगे x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15। यहाँ पर ले लेते हैं y 15 और y की वैल्यू अगर आप 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो इधर आ गया आपके पास 20। लाइन ड्रॉ कर दो इसकी। किसकी लाइन आपने ड्रॉ करी है उसको प्रॉपरली दिखाओ। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 60। ग्राफ में जब लिखोगे यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगाना है। यहाँ x 0 करते हैं तो y आ जाएगा 10 और y को 0 करते हो तो x की वैल्यू आएगी 30। ये दूसरी लाइन आ गई। दूसरी लाइन किसकी आई है वो लाइन लिख दो। x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। ये वाली जो लाइन होती है ये x इक्वल्स टू 0 के लिए होती है, ये y इक्वल्स टू 0 के लिए होती है। जब भी ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, उससे बाहर आपको नहीं जाना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उससे पहले एक काम और कर लो, इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये भी निकाल लो,
क्योंकि कोई सा भी शेडेड पोर्शन बने, चाहे ये बने, चाहे ये बने, चाहे ये बने, चाहे ये बने, ये वाला पॉइंट तो सभी में आएगा, तो इसको आप पहले ही निकाल लो। इसको निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आप मेथड कोई सा भी लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, या फिर आप ग्राफ देख के निकालो, जैसे मर्जी निकालो, वैल्यू सही होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन अगर लगाता हूँ तो उसके लिए मेरे को 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो 3x से 3x माइनस हो जाएगा, यहाँ 9 माइनस 4 5y आया, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 90 माइनस 60 30। तो 5y इक्वल्स टू 30, मतलब y की वैल्यू तो आ जाएगी 6 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट y की वैल्यू आ जाएगी 60, और y की जगह आप यहाँ पर पुट करोगे तो 63 जा 180, y की जगह आएगा, x की जगह आएगा 60 तो बनेगा ही नहीं, 5 6 जा 30, 6 बन रहा, सॉरी 60 नहीं 6 आएगा। 6 यहाँ पर पुट करोगे, 6 जा 18, माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 12। तो ये जो पॉइंट है ये बन जाएगा 12 एंड 6, ये बन गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब उसके बाद इसमें शेडेड पोर्शन देखना है आपको, तो उसके लिए पॉइंट टेस्ट करना है। अगर आप फर्स्ट और सेकंड में वैल्यू पुट करते हो 0 0, तो अगर आपने यहाँ पर 0 पुट किया तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो इसको, पॉइंट टेस्ट को, पुट 0 0 इन फर्स्ट एंड सेकंड। तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 60, ये स्टेटमेंट भी ट्रू आएगी, और 0 लेस देन इक्वल्स टू 30, ये स्टेटमेंट भी ट्रू आएगी। तो इसका मतलब जो शेडेड पोर्शन है दोनों का वो ओरिजिन की तरफ होगा। ट्रू आने का मतलब है कि जो पॉइंट आपने पुट करा है उसी तरफ आपको शेड करना है। तो दोनों का जो शेडेड पोर्शन जब ओरिजिन की तरफ ही आ रहा है, इसका भी और इसका भी, तो जो कॉमन पोर्शन है हमारा, ये कॉमन पोर्शन ये वाला बन जाएगा। अब इसमें ये आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट आ जाएंगे, 4। तो यहाँ पर आप दिखा दो कि शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड, फिजिबल रीजन। उसके बाद इसके कॉर्नर पॉइंट्स लो और इसका z लो, तो कॉर्नर पॉइंट एक तो 0 0 है हमारे पास, 0 10 है, और 20 0, उसके अलावा 12 6। तो 0 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 10 पुट करेंगे तो 1200 आ जाएगा, 20 पुट करेंगे तो 1600 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 8 जा 96 960, और 12 6 जा 720। वन 1680। तो मैक्सिमम प्रॉफिट यही आ रहा है। तो आप बता दो कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिला कितना। मैक्सिमम प्रॉफिट इज ₹1680 if teaching aid A and B are 12 and 6 यूनिट रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह आपको अपने आंसर को कंप्लीट लिखना है। मैं इस क्वेश्चन में आपको कंप्लीटली बता रहा हूँ कि ऐसे आपको लिख देना है, बाकी इसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम डायरेक्टली करेंगे। चेक के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि इफ़ ए यंग मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर ही हैज़ टू स्पेंड ₹2 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। एक यंग मैन है, ठीक है, अब मोटरसाइकिल उसके पास है। आजकल बच्चों के पास मोटरसाइकिल होती है तो खूब बढ़िया चलाते हैं, लेकिन स्पीड इसके हिसाब से तो बहुत कम दे रखी है, ठीक है। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है, ठीक है। लगता है पापा भी पीछे बैठे हुए हैं इसलिए स्पीड इतनी कम है। ही हैज़ टू स्पेंड ₹2 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। अब पेट्रोल पर 2 किलोमीटर पर किलोमीटर उसको ₹2 की कॉस्ट वहाँ पर पड़ती है। इफ़ ही राइड एट ए फास्टर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, यानी पापा पीछे नहीं बैठे हैं, फिर भी स्पीड आजकल के बच्चों के हिसाब से कम ही है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलाए द पेट्रोल कॉस्ट इंक्रीज टू ₹5 किलोमीटर। तो पापा के हटने से क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, खर्चा भी बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ा, ₹5 पर किलोमीटर हो गया। पहले 2 पे ले जा रहे थे पापा, तो भैया उसी को फॉलो कर लो तो खर्चा कम लगेगा।
और सेफ भी रहोगे। अब 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ये खर्चा पड़ेगा। अब ही हैज़ ₹100 टू स्पेंड ऑन द पेट्रोल। अब पापा ने सिर्फ 100 रुपीज़ दे रखे पेट्रोल पे खर्च करने के लिए, उससे ज़्यादा अगर खर्च कर दिया तो धक्का लगाना पड़ेगा। एंड विशेज टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रैवल विद इन एन 1 आवर। और टाइम भी दे दिया 1 घंटे का कि 1 घंटे तक घुमाना है, बस 1 घंटे से फालतू नहीं घुमा देना है बिल्कुल। तो ये सारी कंडीशन पापा ने लगा रखी है। उसके हिसाब से आपको ये बताना है कि वो उस 100 रुपये के अंदर मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यहाँ पर अब 2 कंडीशन आ गई, एक में तो पापा के साथ जा रहा है और एक में पापा के बिना जा रहा है। तो पापा के साथ जब जा रहा है तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो इतना डिस्टेंस उसने 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, जिस पर उसको ₹2 पर किलोमीटर का खर्चा आया। फिर उसने यहाँ पर पहुँचने के बाद पापा को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जो उसका डिस्टेंस था उस पर उसने स्पीड रखी 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पर उसका खर्चा बढ़ गया ₹5 पर किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं y किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आपको यही मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है, यानी x प्लस वाई मैक्सिमम कब होगा ये आपको चेक करना है। यानी z आपका बन गया x प्लस वाई और इसको करना है आपको मैक्सिमाइज। तो आपको अगर z समझ में पहले आ जाता है तो z लिख दो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि पहले कंस्ट्रेंट लिखने हैं बाद में z लिखना है या पहले z लिखना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट्स देखो। कंस्ट्रेंट्स के लिए हमने मान के लें स्पीड तो दे ही रखी है उसकी, यहाँ से हम टाइम निकालते हैं जो उसका पहला टाइम है, यानी जब वो पापा पीछे बैठे हुए थे तब उसको टाइम कितना लगा, तो ये टाइम 1 से डिनोट कर दिया। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस था x किलोमीटर, स्पीड होगी उसकी 25। ठीक है, ये आवर्स में टाइम हो गया। दूसरा जो टाइम था वो क्या हो गया, डिस्टेंस वहाँ पर है y किलोमीटर और स्पीड कितनी है वहाँ पर 40, तो ये दूसरा टाइम हो गया। अब ये दोनों टाइम मिलाकर उसके पास कितना अवेलेबल है, उसके पास 1 आवर है। तो यानी कंस्ट्रेंट आपका क्या बना, x/25 प्लस y/40 लेस देन इक्वल्स टू 1। ये अब हमारे पास पहली कंडीशन आई। पहली इसको रखने की बजाय हम ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इसका एलसीएम लेंगे तो 200 आ गया, 25 अट्ठे 200 और 40 पंजे 200। इस कंस्ट्रेंट को रखो आप फर्स्ट, इसको मत रखो। ये पहला बन गया। अब दूसरा कंस्ट्रेंट क्या बनाते हैं कि जो वो खर्चा कर रहा है पहले वाली कंडीशन में उसको 2 रुपये पर किलोमीटर है, तो वो कितने किलोमीटर जा रहा है, x किलोमीटर, तो खर्चा हो गया यहाँ पर 2x। दूसरी कंडीशन में वो y किलोमीटर जा रहा है लेकिन खर्चा हो गया उसका 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, तो 5y। और ये टोटल खर्चा मिलाकर पापा ने सिर्फ 100 रुपये दिए। 100 से ज़्यादा फालतू खर्च नहीं कर सकते आप। ये 2 कंडीशन हो गई। और जो डिस्टेंस आप कवर करोगे वो नेगेटिव तो कर नहीं सकते, उल्टा तो आप चलोगे नहीं, सीधा ही चलोगे। ठीक है, और ये आ गया आपके पास कंस्ट्रेंट 3। तो ये 3 कंस्ट्रेंट आ गए, ऊपर z हमारे पास आ चुका है। अब इसको सॉल्व कर दो, उससे अपना आंसर निकालो। तो उसके लिए पहले हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ में पहली इक्वेशन लोगे तो x को रखोगे आप 0, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 40। तो यहाँ पर रख लेते हैं हम, y की वैल्यू रखी हमने 40, और y को अगर आप 0 करते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो ये लाइन आ गई। दूसरी लाइन में x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, और y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। ये हो गया दूसरा कंस्ट्रेंट, और पॉइंट हमारे पास ये आ गए। इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। उसके लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। 8x प्लस में 5x लिख दिया भाई, यहाँ पर भी 5y आएगा, यहाँ भी 5y आएगा। अब तक तो कमेंट में तुमने कमेंट कर भी दिया होगा कि यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, चलो ठीक कर दी मैंने। अब दोनों को सॉल्व करोगे तो 5y कैंसिल कर दो। 8 - 2 यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से आ गया 100, तो 100/6 यानी 50/3। तो x की वैल्यू आ गई 50/3। अपॉन में रहने तो डेसिमल में ज़रूरत नहीं करने की। अब यहाँ पर अगर हम x की जगह रख दें 50/3 यानी 50 × 100/3, इसको आप उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास 100 - 100/3।
तो 300 माइनस 100 200/3, यहाँ पर 5 है, 5 चौक 20 यानी 40। तो ये वैल्यू जैसे मर्जी आप निकाल लो, मैं शॉर्ट में फटाफट निकाल रहा हूँ वैल्यू, बस जैसा आप कन्वीनियंट हो वैसे आप वैल्यू निकालोगे। वैल्यू निकालना नहीं सिखा रहा हूँ मैं कि वैल्यू हम कैसे निकालें, इतना तो आपको अब आना चाहिए, ठीक है। अब दोनों में ही कंस्टेंट आप देखोगे, यहाँ भी लेस है, यहाँ भी लेस है, तो ये शेडेड पोर्शन जो होगा टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो कॉर्नर पॉइंट आपके ये बन गए। अब इन कॉर्नर पॉइंट से निकालो, z है हमारा x प्लस वाई। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो 0 0 है, एक 0 20 है, एक 50 नहीं 25 0 है, और एक जो हमने निकाला 50 और 40/3। इसको पुट करोगे 0, इसको पुट करेंगे 20, इससे आएगा 25, और 50 प्लस 40 90, 90/3 यानी 30। तो मैक्सिमम डिस्टेंस यही आ रहा है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस 30 किलोमीटर हो जाएगा अगर वो पहला इतना डिस्टेंस कवर करता है, दूसरा इतना डिस्टेंस कवर करता है। तो ये बनेगा इसका आंसर। चेक इसको भी एक बार कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक आंसर है हमारा। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। ये है डाइट प्रॉब्लम। डाइट प्रॉब्लम भी लगभग सब ना एक जैसी ही आएंगी। डाइट प्रॉब्लम कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा अलग अलग आएगा, लगभग एक ही टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। तो अब इसके अंदर कहता है कि डाइट प्रॉब्लम के अंदर ए डाइट इज़ टू कंटेन एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 100 यूनिट ऑफ मिनरल। दो तरह की डाइट बनानी है और उसमें यूज़ जो करना है आपको, एक में विटामिन ए यूज़ करना है और मिनरल्स यूज़ करना है, ताकि सेहत थोड़ी ठीक ठाक रहे, अच्छी खासी रहे। अब दो फूड आप बना रहे हो, F1 और F2। फूड F1 कॉस्ट रुपीज़ दिस पर यूनिट, फूड F2 कॉस्ट रुपीज़ दिस पर यूनिट। तो ये तो हमारा बन रहा है Z। अब उसके बाद जो ये डाटा है, इस डाटा के लिए जब भी डाइट प्रॉब्लम आएगी तो उसमें भी आप क्या करो, टेबल बना लो, तो उससे आपको लिखने में काफ़ी आसानी रहेगी। फूड F1 और फूड F2। फूड F1 मान लेते हैं X यूनिट है, फूड F2 मान लेते हैं Y यूनिट है। अब इसको बनाने के लिए एक तो हम विटामिन ए यूज़ कर रहे हैं और दूसरा मिनरल्स यूज़ कर रहे हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने पहले कर रखा हो, क्योंकि मैंने जो इसकी वीडियोस थी उसमें कराई रखे हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो वीडियो को पॉज कर दो, खुद निकाल के देखो पहले, बाद में मैच करना मेरे आंसर से। अब विटामिन ए जो आप बना रहे हो फूड F1, उसमें 3 यूनिट विटामिन ए आपको मिलता है और 4 यूनिट मिनरल मिलता है, और फूड F2 के अंदर 6 यूनिट विटामिन मिल रहा है, 3 यूनिट मिनरल मिल रहा है। अब जो इसकी क्वांटिटी है मिनरल्स की और विटामिन की, वो आपको कितनी दे रखी है, एटलीस्ट 80 यूनिट ऑफ विटामिन ए, 100 यूनिट ऑफ मिनरल्स। तो एटलीस्ट अगर आ गया तो साइन ये लगेगा। तो विटामिन ए आपके पास है 80 यूनिट है मैक्सिमम, और मिनिमम सॉरी, और ये 100 यूनिट है। यानी कम से कम इतना विटामिन ए तो उसमें डालना ही डालना है। ज़्यादा आप डाल सकते हो, ठीक है, डाइट अच्छी खासी बनानी है, ज़्यादा डाल दो, वह कम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ऐसी जो मिनरल्स है भाई 100 यूनिट तो आपको डालने ही डालने हैं, उससे कम की कोई गुंजाइश नहीं है, कम में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब इसको यहाँ से कंस्टेंट बनाओ आप, 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। उससे पहले लिख देना लेट द क्वांटिटी ऑफ फूड F1 इज x एंड क्वांटिटी ऑफ फूड F2 इज y। जैसे भी आपको दे रखा हो क्वांटिटी, अगर ग्राम किलोग्राम ऐसे दे रखी है तो वैसे लिखो, अगर यूनिट में दे रखी है तो यूनिट में लिखो। और दूसरा आ गया 4, 3 और 100। इसके अलावा वही हमारा जो इनविजिबल कंस्ट्रेंट है, और Z आपका बन गया, Z को करना है मैक्सिमाइज। कॉस्ट है 4 और 6, मैक्सिमाइज नहीं करना, सॉरी, कॉस्ट को करना है मिनिमाइज, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट आपको निकालनी है। ये आ जाएगा आपके पास 4 और 6, 4x प्लस में 6y। सब कुछ बन गया, बस अब सॉल्व करना बाकी रह गया। सॉल्व करो, ग्राफ बनाओ। x को 0 करोगे, y आ जाएगा 80/3। 80/3 मतलब 2 से काट देंगे, 40/3। 40/3 का मतलब हो जाता है कि 13 पॉइंट समथिंग। तो लेकिन आप पॉइंट्स में मत लिखना, ऐसे लिखना 40/3, बस पता होना चाहिए कहाँ पर आएगा ये। इसको 0 करते हैं तो x आ जाएगा 80/3।
उसके बाद फिर यहाँ पर x को 0 करोगे, y की वैल्यू आएगी 100/3 और y 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो ये इससे थोड़ा सा कम ही आएगी, इसकी लाइन आ गई है। ठीक है, ग्राफ में जैसे पहले क्वेश्चन में बताया था सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद निकाल लो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। इसको देखो 2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, 6 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 8 - 3 5, इधर से आ जाएगा 200 - 80 यानी 120। तो डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 24। x की 24 आ गई तो y की निकालने के लिए देखो 24 4 जा 96, 96 को उधर ले जाके माइनस करोगे 4 आएगा, तो y की वैल्यू रहेगी 4/3। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। अब इसमें जो आप शेडिड पोर्शन देखोगे तो अब यहाँ देखो 0 पुट करोगे तो ये आएगा 0 > 80। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है, क्योंकि 0 तो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। ऐसे यहाँ पर अब इन दोनों में स्टेटमेंट में अगर फॉल्स आ रही है तो इसका मतलब इनका जो शेडिड पोर्शन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब आपको इस साइड में शेड करना है, लेकिन शेड करते समय ध्यान रखना आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर मत चले जाना। जैसे यहाँ पर देखो तो ये बाउंड्री लाइन है तुम्हारी, इससे इधर मत चले जाना, इससे इधर चले गए तो गोली मारती जाएगी, नंबर नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने इसको रखना। अब शेडिड पोर्शन में आपके पास ये और ये 3 कॉर्नर पॉइंट है। इन तीनों कॉर्नर पॉइंट से आपको z की वैल्यू निकालनी है। कॉर्नर पॉइंट है 80/3 एंड 0 और 24 एंड 4/3, 0 एंड 100/3। अब इस वैल्यू को अगर आप पुट करोगे, 80 वाली वैल्यू को पुट करोगे तो इस पर z की वैल्यू बनेगी 106.66 और 24 एंड 4/3 पर वैल्यू बन रही है 104 और 0 और 100/3 पर वैल्यू आ रही है 200। तो ये वैल्यू निकाल ली हमने। अब ये वाली जो वैल्यू है ये मिनिमम है, यानी जो इस डाइट की मिनिमम कॉस्ट है। डाइट में मतलब न्यूट्रिएंट्स तो अच्छे खासे हो गए, लेकिन कॉस्ट मिनिमम उसकी ऐसे होगी। ठीक है, अब मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर होगी, लेकिन अब ये जो केस है ना ये अनबाउंडेड रीजन का है, फीजिबल रीजन अनबाउंडेड है। तो अब यहाँ पर दिखाओ कि बिकॉज फीजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, so we have to draw हमें इनइक्वालिटी ड्रॉ करनी है। किसकी? z लेके देखेंगे हम 4x प्लस में 6y लेस देन, और कौन सी वैल्यू लेंगे? जो आपकी मिनिमम निकली है। अब इसका ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ कहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा, जिस पर ये मिनिमम वैल्यू निकली है ना वो वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, अगर हम y की जगह 0 पुट कर दें, y की जगह 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24 यानी 26 आ रही है। अब 26 आपकी जो वैल्यू आएगी वो इससे थोड़ा ऊपर ही आएगी, क्योंकि ये कितना था 13 था और ये 100/3 33, मतलब इनके बीच में कहीं पर ही आएगी। कहीं पर भी आप ले लो, बस आइडिया से लेनी है। अब ये एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने से जो लाइन हमारे पास आ रही है वो लाइन कहाँ से पास कर रही है। देखो इनको जब हमने ज्वाइन करा, ज्वाइन करना डॉटेड लाइन से, इसको आपको बस ये देखना है कि ये लाइन शेडिड पोर्शन से पास तो नहीं कर रही है, लेकिन नहीं कर रही है। तो नहीं कर रही तो इसका मतलब क्या हम लिखेंगे कि हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है which have not any common point with feasible region। तो अगर feasible region के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट इसका नहीं आया तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ये पॉसिबल है। तो देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट इज ₹104 एट, ये पॉइंट बता दो किस पर, 24 एंड 4/3।
अगर ये शेडेड वाली जो लाइन है, डॉटेड वाली जो लाइन है, ये शेडेड वाले पोर्शन से पास कर जाती है तो उस केस में लिख देंगे कि मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, इसमें हम यूज़ करेंगे ISO प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड। इसमें लिखा हुआ है तो आपको फिर वही यूज़ करना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा हुआ है, वैसे चांसेस नहीं है ऐसे कि लिखा हुआ आए, लेकिन फिर भी अगर लिखा हुआ आ जाता है तो मेथड आपको दोनों पता होने चाहिए। आप केवल ये मान के मत चल रहा बिल्कुल 100% कि बिना लिखा हुआ आएगा मतलब हम कोई भी मेथड यूज़ कर लेंगे। पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सोचो कि अगर लिखा हुआ आ गया तो बेकार में जो अच्छे खासे नंबर आपको मिलने थे, क्योंकि कम से कम 4 में तो एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आना है। 4 में या 5 में केस स्टडी में चला गया तो 4 में आ जाएगा, नहीं तो 5 में तो आएगा। तो वो 5 नंबर आपके ख़राब ना हो जाए, इसलिए मेथड को कर लेना, क्योंकि ज़्यादा मुश्किल मेथड है नहीं। कॉर्नर पॉइंट निकालने तक, शेडेड पोर्शन करने तक सब कुछ सेम करना है। तो हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पर इनइक्वलिटी बनाएंगे। अब टेबल में जब दिया होता है तो इनइक्वलिटी आप किस तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली हम जो टेबल बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल उसमें बनाते हैं, ये वर्टिकल उसमें बनाते हैं। टेबल में बुक में ज़्यादातर जो आपको दिया होगा ना वो वर्टिकल में दिया होगा। हम नॉर्मली एक्स वाई को ऐसे लिखते हैं, एक्स फिर वाई, इसने ऐसे लिखा है एक्स वाई, तो उससे आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जो आयरन है उसकी यूनिट ये है, कैल्शियम की यूनिट ये है, विटामिन की यूनिट ये है। तो हम यहाँ से जो कंस्टेंट बना देंगे, टेबल देने का फ़ायदा है कि कंस्टेंट आपके बने बनाए मिल जाते हैं एक तरह से। आपके पास आपको लिखना है बस यहाँ पर 6x + 2y। अब आयरन कितना है, वहाँ पर क्वेश्चन में देखो आयरन आपको दे रखा होगा। आयरन की जो क्वांटिटी है वो कम से कम 18 मिलीग्राम चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या एटलीस्ट है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18। 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो ये हमारे पास पहला कंस्टेंट आ गया। और जो उसके बाद है फिर हमारे पास 21 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम में 3x 3y, यहाँ से भी कॉमन निकालो, ये सेकंड कंस्टेंट हो गया। थर्ड में करोगे 16 मिलीग्राम चाहिए हमें विटामिन्स, तो 2x प्लस में 4y, 2 कॉमन आ गया, ये थर्ड कंस्टेंट। और इसके अलावा जो x और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, ये तो बनेगा ही बनेगा। The price of each tablet of rupees X and Y is 2 and 1. So how many tablet of each type should be person take in order to meet the above requirement at the minimum cost? या टेबलेट खा के विटामिन कैल्शियम ले रहा है, ठीक है, टेबलेट खा के ले रहा है, तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें टेबलेट की नौबत ना पड़े, अपनी डाइट के अंदर ये सब चीज़ें इंक्लूड करो। तो मिनिमम कॉस्ट आपको चाहिए, यानी मिनिमाइज़ करना है। तो टैबलेट की कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है। ये 2 रुपये की पड़ती है टैबलेट एक्स, और दूसरी वाली पड़ती है वाई रुपीज़ की। तो अब पहले तो आपको ग्राफ बनाना है, वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही जो हमने कॉर्नर पॉइंट मेथड में करा है वैसे ही आपको करना है। एक्स की वैल्यू आप 0 लोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 9, तो वाई की वैल्यू 9, और वाई की 0 करोगे तो एक्स की आ जाएगी 3। तो ये हमारे पास आ गई लाइन L1। कंस्टेंट की जगह आप ऐसे L1, L2, L3 ऐसे भी लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरे में x 0 करेंगे तो y 7 आएगा, y 0 करेंगे तो x 7 आ जाएगा। ये दूसरी लाइन होगी L2 7 0 0 7। तीसरी लाइन आएगी x को 0 करोगे y आएगा 4, और y को 0 करोगे x आएगा 8। अब शेडेड पोर्शन इसका क्या आएगा, देखो तीनों में ग्रेटर देन का साइन है, तो यानी अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा, सारे में फॉल्स स्टेटमेंट आएगी। तो ये वाला पोर्शन जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना। बॉर्डर क्रॉस करोगे खतरनाक लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपको बॉर्डर क्रॉस करना अभी जाना अलाउड नहीं है। तो अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट क्या क्या बनेंगे, देखो एक तो ये कॉर्नर पॉइंट आ गया 0 9, एक ये आ गया। ये दोनों पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। ये कहाँ से निकालोगे, आप लाइन से निकालोगे। देखो ये वाला जो पॉइंट है ये किस किस में आ रहा है, L2 में और L3 में। तो L2 और L3 को अगर आप सॉल्व करोगे फ्रॉम L2 एंड L3, यानी 2 और 3 ये, तो x से x कैंसिल हो गया, 2y माइनस वाई, वाई 8 माइनस 7 1, तो y की वैल्यू आ गई 1, और y की वैल्यू 1 होगी तो x की आ जाएगी 6। तो पॉइंट आ गया हमारे पास 6 1, ये वाला पॉइंट आ गया 6 1।
अब ये वाला पॉइंट किस किस का है, L2 का और L1 का। तो L2 और L1 को सॉल्व करो। L1 और L2, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस x, 2x आ गया, यहाँ पर 2x की वैल्यू आ जाएगी 1 और x की वैल्यू 1 आएगी तो y क्या आएगी। ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन आपको सेम करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, हमें z की एक कन्वीनियंट वैल्यू लेनी है। z की एक कन्वीनियंट वैल्यू हमें लेनी है। तो हम ले लेते हैं, मान लो टेक ए कन्वीनियंट वैल्यू, वैल्यू फॉर z दैट इज, अब कैसे आपको लेनी चाहिए, देखो यहाँ पर जो x और y में जो नंबर आपको दे रखे हैं 2 है और 1 है, तो इसका एलसीएम आएगा 2। तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या करो, एलसीएम से ही आप वैल्यू को लो। एलसीएम 2 आ रहा है तो आपने यहाँ 2 लिख दिया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये वैल्यू छोटी पड़ेगी, छोटी या बड़ी का मतलब क्या है कि आपको इस वैल्यू को रखने के बाद ग्राफ बनाने में आसानी रहती है तो ठीक है, ग्राफ बनाने में अगर दिक्कत आती है तो मत रखो। तो आप इस वैल्यू को बड़ा कर सकते हो। बड़ा कैसे, मान लो मैं इस वैल्यू को बड़ा करूँगा तो वैल्यू कौन सी आनी चाहिए, इसको मान लो मैंने 0 लगा दिया। तो अब z की वैल्यू ये कन्वीनियंट वर्ड का मतलब है कि आप ऐसी वैल्यू लो जिससे आप कन्वीनियंट फील करो। तो आप यहाँ पर 10 ले सकते हो, आप यहाँ पर 2 ले सकते थे, 4 ले सकते थे, 6 ले सकते थे, जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई इससे मेरे को ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि इस वैल्यू को आपको रखना है यहाँ पर z की जगह। तो आपके पास इक्वेशन बनी 2x प्लस में y इक्वल्स टू 20। ठीक है, अगर आप 10 भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं। अब 20 रखने में हमें दिक्कत रहेगी, क्यों दिक्कत रहेगी, क्योंकि 20 रखने से y की वैल्यू 20 निकलेगी और ग्राफ में 20 के लिए हमें ग्राफ को और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कन्वीनियंट से और ज़्यादा हो गई। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस वैल्यू को कम कर लेते हैं, तो 10 रख लो आप इसको। ठीक है, वैल्यू आपको ऐसी लेनी है, आपकी अपने अकॉर्डिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई यहाँ कंडीशन नहीं है कि आपको वैल्यू ऐसे लेनी चाहिए। एलसीएम भी लेने का एक तरीका मैंने बताया कि ऐसे आपको आसानी रहेगी, वरना आप बिना एलसीएम के जाना चाहो, बिना एलसीएम के भी वैल्यू ले सकते हो। कोई भी आप वैल्यू लो, पर वो कन्वीनियंट वैल्यू हो और उससे आप ग्राफ इसका इजीली बना सको। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 10। तो y की वैल्यू 10 यहाँ पर हो गई, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 5, तो x की वैल्यू 5 आएगी यहाँ पर। अब आपने इस वाली लाइन को ना ज्वाइन करना है, डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर लो तो बेटर है। ठीक है, अब ये लाइन होगी। अब जो शेडेड पोर्शन है उसमें इसके पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, शेडेड पोर्शन में करनी है, बाकी आप करो या मत करो। तो शेडेड पोर्शन का मतलब है कि जो ये कॉर्नर पॉइंट है ना, ये ज़रूर उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं पीछे की तरफ जाऊँगा तो कॉर्नर पॉइंट पहले ये वाला आएगा, जब आप ग्राफ में बनाओगे तो और सही एक्यूरेट आएगा। उसके बाद थोड़ा और पीछे आएंगे तो ये वाला कॉर्नर पॉइंट आएगा इस तरीके से, और आप इधर बढ़ोगे तो इस तरह से लाइन पैरेलल आप ड्रॉ करो। जब तक ये चारों कॉर्नर पॉइंट ना आ जाए तब तक आपको ड्रॉ करनी है, ये चारों पॉइंट इनके बीच में होने चाहिए। ठीक है, लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये देखो, आप ओरिजिन से देखो, आप ओरिजिन से अगर आप देखोगे तो लाइन, ये जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं उसमें सबसे पहले कौन सा पॉइंट आ रहा है, तो सबसे पहले पॉइंट आपका आ रहा है ये वाला 1 और 6। ठीक है, ये पॉइंट इस ग्राफ में सबसे पहले आ रहा है। कहाँ से देखना है आपको, ओरिजिन से बढ़ते हुए देखना है, ओरिजिन से बढ़ते हुए देखना है, क्योंकि लाइन तो जब आप ड्रॉ करोगे हो सकता है पहली लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ करी हो, या हो सकता है पहली लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ करी हो। तो आप सारी लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो जिसमें आपके चारों के चारों कॉर्नर पॉइंट इंक्लूड हो जाए। उसके बाद आप ओरिजिन की तरफ से देखो कि सबसे पहले कौन सा पॉइंट आया पैरेलल लाइन में, तो वही पॉइंट आपका मिनिमम वैल्यू देगा, और जो सबसे बाद में पॉइंट आएगा वो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू आ रही है इसकी 1/6 पर, तो हम यहाँ लिखेंगे z इज मिनिमम एट 1/6, और वो मिनिमम कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 और 6 को आप z में डाल के देखो, 2 इंटू में 1 प्लस 6 यानी 8 रुपये इसकी मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी। बस इतना ही पूछा है आपसे। हाउ मेनी टैबलेट्स, टैबलेट्स भी पूछा है। इफ नंबर ऑफ टैबलेट of x and y is 1 and 6 respectively,
यानी पहले वाली टैबलेट आपको 1 लेनी है, दूसरी वाली टैबलेट आपको 6 लेनी है, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए और कॉस्ट भी आपको मिनिमम पड़े। अब इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। तो एलपीपी के जितने भी टाइप थी वो मैंने आपको करा दी है। अब इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आने हैं, आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के अंदर इसके जो नंबर हैं उनको बिल्कुल भी ना छोड़ो। पूरे 8 नंबर है, 8 के 8 नंबर आपको लेकर आने हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की सीरीज़ थी वो मैंने कंप्लीट कर दी है, सारे के सारे वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल हैं। प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आओ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।